phenomenon, फटाफट फटाफट करो, ये चैप्टर आज खत्म करना है. It is the phenomenon. It is the phenomenon of change in the. It is the phenomenon of change in the path of light. It is the phenomenon of change in the path of light without any change in medium. Without any change in medium. लाइट का पाथ चेंज हो और उसका मीडियम ना चेंज हो, ये है तुम्हारा क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये कोई प्लेन मिरर है. इस प्लेन मिरर का जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉर्मल. परपेंडिकुलर जो है इसका, इस प्लेन मिरर के जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो नॉर्मल है. ठीक है, नॉर्मल. अब इस नॉर्मल है, ये प्लेन मिरर है, इसमें जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इधर से आ रही है. ये लाइट इधर से आ रही है. जो लाइट आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. सर वो ट्यूबलाइट के कारण चमक रहा है. इंसिडेंट रे. ठीक है. और जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. ये मान लो O पॉइंट है, ये A है, A से आ रही है O, और ये B है. ठीक है, ऐसा कुछ है. ये जो एंगल है I, इंसिडेंट एंगल, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है R, वो है रिफ्लेक्टेड एंगल. ठीक है. इसमें देखो जो ऊपर वाला मीडियम है उसी में लाइट आई और रिफ्लेक्ट होके उसी में वापस चली गई. मीडियम चेंज नहीं हुआ, पाथ चेंज हुआ है. पाथ कैसे चेंज हुआ है? अगर ये मिरर ना होता तो ये लाइट सीधी नीचे आती कि नहीं आती? ऐसे आती, ऐसे आती. मिरर के होने से पाथ चेंज हुआ है. फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट. लाइट का पाथ चेंज हुआ है विदाउट एनी चेंज इन मीडियम. मीडियम में कोई चेंज नहीं हुआ है. एयर अगर मान लो ऊपर है, एयर में आई, एयर में चली गई. इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. अब रिफ्लेक्शन हम लोगों ने समझ लिया, तो कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है जो हम लोग पढ़ेंगे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आगे देखते हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला क्या लॉ है? एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये पहला लॉ है. मतलब I इक्वल्स टू R होगा. इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R. और दूसरा क्या है? जो all lie in the same plane. इंसिडेंट रे पढ़े हुए सब क्लास 10th का. ये इंसिडेंट रे कौन सी है? OA है ना. रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे है हमारी OB. एंड नॉर्मल नॉर्मल टू द मिरर. एंड नॉर्मल टू द मिरर. नॉर्मल कौन सी है? ON. नॉर्मल टू द मिरर. ये तीनों रे क्या होना चाहिए? ऑल लाई in the same plane. ऑल लाई इन सेम प्लेन. देखो कैसा है, इसको समझो. ये इसका क्या कहने का मतलब है? मतलब ये है कि जो बोर्ड का प्लेन है, जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, इस बोर्ड के प्लेन में ही लाइट आई और इसी बोर्ड के प्लेन में लाइट चली गई. और नॉर्मल भी इसी बोर्ड के प्लेन में है, इसी बोर्ड के प्लेन में है. ऐसा नहीं है कि देखो ऐसे आके ऐसे आगे की तरफ नहीं चली गई. समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आके ऐसे आगे की तरफ नहीं आई है. ऐसा नहीं कि बोर्ड के प्लेन में लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आगे की तरफ आ गई. ऐसा नहीं है. अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ, आगे के ऊपर की तरफ जाएगी तब भी तो एंगल हो सकता है सेम हो जाए. ये जो लाइट
ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये Yes, ऐसे ना हो ऐसे हो जाए, ये आगे की तरफ जाए, तब भी तो एंगल सेम हो सकता है। तो ये yes, एंगल सेम हो सकता है दूसरे दूसरे प्लेन में भी, मगर लॉ कहता है कि नहीं सेम प्लेन होना चाहिए, जो प्लेन में आ रही है रिफ्लेक्ट होकर उसी प्लेन में जाएगी, ऐसा नहीं कि ऐसे आने के बाद आगे निकल जाए। ठीक है, तीनों yes. लाइन शुड बी इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होना चाहिए। दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बेसिक एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज रे? रे होता क्या है? पढ़ तो रहे हो, पढ़ लिए, हाँ, रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे होती क्या है, व्हाट इज रे? लाइट क्या है? अभी हम लोग पिछले क्लास चैप्टर में पढ़े हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर वेव नेचर की बात करें तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Electromagnetic wave. मैग्नेटिक वेव है लाइट। तो रे क्या है फिर? रे क्या है? देखो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट कुछ ऐसी होगी, ये होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे ऐसे करके होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड, है ना? अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप समझ लेना कि इसके परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वरना खच जाएगा। ऐसे ऐसे करके इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना? ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो वो वाई जेड प्लेन में होगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, Yes, sir. तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि लाइट हम कह सकते हैं, ये लाइट है। ठीक है, लाइट है। तो रे क्या होता है? जब हम लोग इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये क्या है जो ऊपर नीचे जा रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ऊपर और Hmm. नीचे की तरफ एम्पलीट्यूड है, ऐसे एक वेव का ऐसे करके एम्पलीट्यूड होता है ना, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला एम्पलीट्यूड, जो कि Yes, sir. ई नॉट था इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड की Hmm. बात करें तो ई नॉट था, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बी नॉट था B एम्पलीट्यूड। naught. अगर Yes. हम लोग इस ई नॉट और बी नॉट को नेग्लेक्ट कर दें, ऐसे लाइट आ रही है ऐसे ऐसे करके, Hmm. अगर हम लोग एम्पलीट्यूड को नेग्लेक्ट कर दें तो क्या होगा? मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, एम्पलीट्यूड में वाइब्रेशन हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड को अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि एम्पलीट्यूड हमने नेग्लेक्ट कर दिया, जो ऊपर जा रहा है जो नीचे जा रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो मतलब ना तो अब ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, इट इज नेग्लेक्टेड। तो लाइट कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन में आएगी। अब जब लाइट स्ट्रेट लाइन में आई तब इसको हम लोग रे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रे। रे कुछ नहीं है, बस पाथ बताता है लाइट का, कि लाइट इस पाथ में आ रही है उसका एम्पलीट्यूड नेग्लेक्ट करने के बाद। वरना ऐसे ऐसे, अब ऐसे मिरर है, ये नॉर्मल है, ऐसे ऐसे आ रही है और ऐसे ऐसे जा रही है, तो बनाना भी टफ है, समझना भी टफ है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को नेग्लेक्ट करके एज अ रे मानते हैं उसको। ठीक है, एज अ रे मानते हैं। रे मतलब एम्पलीट्यूड को नेग्लेक्ट कर दो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और ये रे हो जाती है। अच्छा, रे हमें समझ में आया। बीम क्या होती है? व्हाट इज बीम? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं ना हम लोग, बीम। बीम क्या है? बीम कुछ नहीं है, दैट इज बंडल ऑफ रे। Collection बंडल of ऑफ rays. रे को Yes, हम sir. लोग बीम बोलते हैं। मतलब एक टॉर्च जला लो, क्या करो, एक टॉर्च जला लो तुम, तो टॉर्च से पूरी लाइट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? खूब सारी। ये जो है बंडल ऑफ रे, इस पूरे को हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलोगे? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ रे, है ना, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बीम ऑफ लाइट, ये बीम है क्या? बंडल ऑफ रे है। खूब सारी रे को मिला के जब बंडल अप कर लोगे तो बीम हो जाएगी। समझ में आया? तो रे क्या होता है, बीम क्या होता है, ये सब बेसिक वर्ड्स हैं जो कि तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, रे समझ लिया क्या होता है, बीम क्या होता है समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर पे आते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले प्लेन मिरर देख लेते हैं। चलो, प्लेन मिरर का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बहुत छोटे में, शॉर्ट में एकदम। प्लेन मिरर में देखो होता क्या है। प्लेन मिरर में ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी एक इमेज बनती है ना, उसकी एक इमेज बनती है ऐसे करके, ये इमेज है, ये मिरर है, प्लेन मिरर है। तो इसमें होता क्या है, मिरर की
प्रॉपर्टी क्या है, मिरर का टाइप क्या है? अरे मतलब इमेज का इमेज किस टाइप की बनी है इमेज, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है हम लोग पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज ये है, प्लेन मिरर में इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। यस सर। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, एक तो ये है प्रॉपर्टी। दूसरा, इमेज कैसी बनती है? इमेज मिरर के अंदर बनती है, मिरर के अंदर, मिरर के पीछे बनती है। तो इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समझ में आया? मतलब ऑब्जेक्ट जितना आगे होगा मिरर उतना ही, इमेज उतनी ही पीछे बनेगी। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समझ में आया? ये दूसरी है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि इमेज का नेचर क्या होता है? वर्चुअल इमेज बनती है। जब भी मिरर के अंदर इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल होगी और कौन कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब हमारा सर ऊपर है तो इमेज में भी सर ऊपर ही होता है, और हमारा पैर नीचे की तरफ है तो इमेज में भी पैर नीचे की तरफ होता है। ऐसा इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती, उल्टी इमेज नहीं बन जाती कि सर ऊपर पैर नीचे, ऐसा कॉनकेव मिरर में बनती है इन्वर्टेड इमेज। यकीन नहीं आता तो तुम लोग वो स्पून होता है ना घर में, स्पून खाने वाला स्पून जिससे खाना खाते हो, चम्मच, उसका कॉनकेव साइड की तरफ अपनी इमेज देखोगे तो एक डिस्टेंस पे रखोगे तो देखोगे उल्टी इमेज दिखेगी तुम्हें। अगर रियल होगी तो दिखेगी भी नहीं, पहली बात तो रियल इमेज दिखती भी नहीं है। रियल इमेज तुम्हें पर्दे पे उतार सकते हो, मिरर के अंदर नहीं दिखती। मिरर के अंदर हमेशा वर्चुअल इमेज दिखेगी। तो तुम जब चम्मच को उल्टा घुमाओगे कॉन्वेक्स की तरफ तब तुम्हें अपनी इमेज दिखेगी, रियल में इमेज ही नहीं दिखती। कॉनकेव की तरफ तुम्हें इमेज नहीं दिखेगी अगर तुम्हारी रियल बन रही होगी इमेज। यहाँ इमेज हमें मिरर के अंदर दिखती है, दैट इज वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब सीधा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसी ही बनेगी। इस चीज का ध्यान रखना। समझ में आया? ये है वर्चुअल। अच्छा, एक और चीज है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड होती है कि नहीं होती है इमेज? मतलब तुम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो इमेज में देखोगे वो अपना राइट हैंड ऊपर कर रहा होगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि तुम अगर टी शर्ट पे तुम्हारे RED रेड लिखा होगा तो जब तुम उसके सामने खड़े होगे तब तुम्हारा इमेज में ऐसे दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर होगा, तुम्हारे टी शर्ट पे ऐसा लिखा होगा और तुम जब मिरर में खड़े होगे तुम्हें ऐसा दिखेगा। ये क्या है? ये क्या है? लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्ट हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब तुम एक पेज पे लिखो, पतले पेज पे स्केच पेन से लिखो और पेज को पलट के पीछे से देखो तो जैसा तुम्हें दिखेगा वैसा ही इमेज में दिखेगा है। लैटरली इन्वर्टेड। समझ में आया? जो प्लेन मिरर में इमेज लैटरली इन्वर्टेड होती है। ये कुछ चीजें हैं, 4-5 चीजें। इमेज सेम साइज की होती है, उतनी पीछे होती है जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है और लैटरली इन्वर्टेड होती है। समझ में आया? ये है प्लेन मिरर का कुछ बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ी सी प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर। ठीक है, आगे हम लोग स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। रब करें। यस सर। स्फेरिकल मिरर, और यही हम लोग को ज्यादा पढ़ना है। सिलेबस में इसी का नाम दिया हुआ है सारा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर देखो दो तरह के होते हैं। ऐसा ऐसा पहले कुछ नॉमेनक्लेचर इसका देख लो।
ये सेंटर है सर्कल का, ये सेंटर है सी। ये पूरा मिरर की बॉल है, स्फेयर है, स्फेयर है मिरर का। अगर बाहर की तरफ पॉलिश हो गई, M1 M2, ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। क्या बनता है? कॉनकेव मिरर। ये है तुम्हारा सेंटर, और यही अगर तुम्हारी अंदर की तरफ पॉलिश हो गई ऐसे, M1 M2, ये बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताएंगे आगे, ठीक है। ये जो सेंटर है सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कोई नॉमेनक्लेचर है, समझ लो, कर्वेचर। इसमें भी दोनों में सेम, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पी, जो ये है पीसी या CM1 या CM2 या CP, ये जो भी है पूरा, ये सब क्या है? CP या CM1 या CM2, तीनों बराबर होगा कि नहीं? और तीनों रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको बोलेंगे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई सर, स्फेयर है वो, तो तीनों ही रेडियस है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर CP, रेडियस ऑफ यस कर्वेचर। सर। ठीक है। P क्या है? P क्या है? सेंटर पॉइंट है इस मिरर का। मतलब M1 से M2 तक की जो पूरी लेंथ है इस कर्वेचर की, इस कर्वेचर की पूरी लेंथ का जो सेंटर पॉइंट है वो P है। उसको पोल बोलते हैं। C क्या है? पोल है, पोल ऑफ मिरर, दैट इज सेंटर पॉइंट। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कंफ्यूज मत होना, ये कर्व का सेंटर है और ये मिरर का सेंटर है, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर। समझ में आया? वो कर्वेचर का सेंटर है, पूरा कर्व जो है उसका सेंटर है, और ये मिरर जहां से जहां तक है, M1 से M2 तक मिरर है पूरा, इस मिरर का सेंटर पॉइंट है पोल, पोल ऑफ मिरर। ठीक है। M1 M2 जो लाइन है, ये M1 M2 यहां से यहां तक ये जो लाइन आ रही है ना, इसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर। ये M1 M2 जो है, ये है एपर्चर। क्या है? एपर्चर। और ये जो एंगल है, एंगल, एंगल कौन सा? M1 C M2, दैट इज एंगल ऑफ एपर्चर है ये। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एपर्चर। सेम यहां भी वैसे ही चलेगा, जो उधर हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव के लिए, सेम थिंग कॉन्वेक्स के लिए भी रहेगी। सेम इधर भी ये पोल है, ये एपर्चर है, ये एंगल ऑफ एपर्चर है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। समझ में आया? एंगल ऑफ एपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस CP, ये है हमारा प्रिंसिपल। PL वाला है ये, प्रधान, सबसे बड़ा। प्रिंसिपल एक्सिस सबसे बड़ी एक्सिस है ये PLE वाला नहीं है। PLE मतलब सिद्धांत होता है ना, सिद्धांत नहीं है, प्रधान है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? लाइन ज्वाइनिंग। प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है? लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ के जो ये लाइन बन रही है, ये लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन जो पी और सी से होते हुए जा रही है, ये लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? ये कुछ चीजें हैं जो कि तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक नॉमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं, रब करें। सर लास्ट की लाइन लिख रहा हूँ बस। ठीक है, ठीक है, लिख लो। यस सर, हो गया। रब कर दो। लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ ज्वाइनिंग खाली लिख दिया है, लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ लाइन लिखना। ए लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेम कन्वेंशन हमारा चलेगा लेंस में भी। अगर ये साइन कन्वेंशन तुम्हें नहीं यूज किए या नहीं समझ पाए, एक भी न्यूमेरिकल तुम्हारा सही नहीं हो पाएगा। साइन कन्वेंशन, इसको अच्छे से समझ लो, देख लो। कन्वेंशन, साइन हमें कैसे लेना है, प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, ये सब चीजें समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना लिया, ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया सर, चलो ऐसा है ना, ऐसा ही था। ये पोल हो गया, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इधर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है, ऑब्जेक्ट ए बी, लेट सपोज ए बी हमारा ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है, ए बी पे सन कहीं है, हम लोग को कोई चीज कब दिखती है, हमने आंख खोली हुई है, हमारे आंखों के सामने हमें दुनिया भर की चीजें दिखती हैं, पूरी दुनिया दिख रही है। एक रूम वाला एग्जांपल ले लो, एक रूम में हम लोग खड़े हैं, तो रूम में हमें चेयर दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, कुछ बेड रखी है, बेड दिख रहा है, दीवारें दिख रही हैं। कब दिखती है, जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल ले लो कि एक कमरे में बल्ब जब हम जलाएंगे, बल्ब से निकलेगी लाइट, ठीक है। वो लाइट बल्ब से निकली, दीवारों पे पड़ी, दीवारों से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आई, तो हमें दीवार दिख रही है। चेयर से रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आई, चेयर दिख रही है। टेबल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आई, टेबल दिख रहा है। अब हम लोग बोलेंगे सर अलग अलग कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि जब रिफ्लेक्ट होती है तो अलग अलग लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्ट करता है। कोई रेड कंपोनेंट ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लू कंपोनेंट कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई कुछ कंपोनेंट ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई दूसरा कंपोनेंट कम रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो ज्यादा कम वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वो सारी मिक्सअप होके उसका एक यूनिक कलर बन जाता है। समझ में आया? मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट कौन करता है, व्हाइट लाइट। व्हाइट व्हाइट सरफेस कोई है, ऐसी सरफेस जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, वो हमें व्हाइट दिखती है। अगर दीवारें व्हाइट है तो मतलब सबसे ज्यादा कलर वही रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए हमें व्हाइट दिख रही है। कोई चीज हमें ब्लैक दिखती है तो मतलब सबसे कम वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए ब्लैक दिख रही है। तो बाल हमें ब्लैक दिखते हैं, बाल हमें ब्लैक दिखते हैं, ब्लैक कलर बाल जो है सबसे कम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, रिफ्लेक्ट कम करते हैं, इसलिए वो ब्लैक दिखता है, ठीक है। सेम चीजें हैं, तो जब भी कोई चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी तभी हमें वो चीज दिखती है। अब क्या करो, रात का टाइम है, कोई लाइट नहीं है, तुम बल्ब भी बंद कर दो, हमें रूम में कोई चीज दिखेगी क्या, नहीं दिखती, है ना। एकदम अंधेरा कर रखो, नहीं दिखेगी कोई भी चीज, चाहे वो व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो। क्यों? क्योंकि दिखने के लिए हमें वो ऑब्जेक्ट को लाइट रिफ्लेक्ट करना है, और लाइट रिफ्लेक्ट तभी होगी जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। अब लाइट तो कहीं है ही नहीं, तो ना उस ऑब्जेक्ट पे लाइट कोई पड़ रही है, ना बेचारा वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, और ना हम उसको देख पा रहे हैं। ऐसा ही होता है रातों में तुम बल्ब जला लो, लाइट निकलना शुरू होगी, सारे ऑब्जेक्ट पे पड़ी, सारे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई, हमारे आंखों में आई, और हम लोग को सारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है।
सबका अलग अलग कलर दिख रहा है क्योंकि वो अलग अलग पैटर्न में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चीजें हम लोग कब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट कहीं से पड़ी, सन है तो कुछ भी है, रोशनी है, वहां से उस पर लाइट पड़ी, वहां से वो रिफ्लेक्ट किया लाइट, तो ऑब्वियस है वो सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। उससे लाइट ऐसे भी निकलेगी, ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में निकलेगी, यस और नो? हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगी। अगर हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उससे निकलने वाली लाइट हमारी आंखों में भी आ रही है, इसलिए हम वो ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं। मेरे बगल में कोई बंदा खड़ा है, उसकी आंखों में भी जा रही है उससे निकलने वाली लाइट, उसको भी वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हर डायरेक्शन से ये दिखता है, मगर हमें सारी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। मिरर की तरफ जो लाइट आ रही है, लेट सपोज ये डायरेक्शन आ रहा है, तो ये जो लाइट हो गई इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है ये, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ध्यान देना। ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और यही डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। हम लोग मिरर में सारा डिस्टेंस कहां से नापते हैं, पोल से। तो पोल से जब हम लोग नापेंगे तो पोल से ये है ना, ये पोल, पोल से इस डायरेक्शन में नापा हुआ सारा डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है। अपोजिट पीछे की तरफ नापा हुआ सारा डायरेक्शन होगा निगेटिव, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ नापा हुआ सारा डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नापा हुआ सारा डिस्टेंस होगा निगेटिव। समझ आया कि नहीं आया? इससे एक चीज हमें समझ में आया कि कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, वो निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में, देखो सी किस डायरेक्शन में नाप रहे हो यार, पी से उधर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, निगेटिव है। फोकल लेंथ आगे हम लोग पढ़ेंगे, फोकल लेंथ भी निगेटिव होता है, वो भी इधर ही होता है एफ। फोकल लेंथ भी निगेटिव होता है किसमें, कॉनकेव मिरर में। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, आगे बताएंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। समझ आया? लेंस में भी यही साइन कन्वेंशन यूज होता है, ठीक है। रब करें, देखो फटाफट, देखो फटाफट। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की अगर हम लोग बात करें, ये है प्रिंसिपल एक्सिस उसकी, इधर कहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइट, सारी लाइटें देखो, जितनी भी लाइटें हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो सारी कहां से पास करती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती हैं। जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? सबसे प्रिंसिपल प्रधान वाला, फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो जो फोकल लेंथ है ये वाला, ये पी से जो नाप रहे हैं हम लोग, ये एफ, और जो पी से सी तक नाप रहे हैं आर, ये दोनों ही निगेटिव होगा। क्यों? इंसिडेंट रे मेरे तरफ आ रही है और फोकल लेंथ अपोजिट है उधर, और सी भी उधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उधर है और फोकल लेंथ भी उधर है, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, कॉन्वेक्स मिरर यही होगा ना,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे सारी लाइट आने के बाद जब इस पे पड़ी वो सारी एक तरफ कन्वर्ज हुई, एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हुई कि नहीं हुई? सारी एक पॉइंट की तरफ गई, कन्वर्ज हुई। लाइट ऐसे पैरेलल आई, एक पॉइंट की तरफ सारी रिफ्लेक्ट हुई, सिंगल पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हुई। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्ज कर रही है ना, बताया था कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब देखो यहां पे लाइट जो आई, ये आई, ये आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देख रहे हैं हम लोग, ये ये सारी सी उधर नहीं होगा, ये पोल है, लाइट जितनी भी पैरेलल आई वो सारी तो डाइवर्ज हुई, दूर दूर हो रही है एक दूसरे से, डाइवर्ज कॉन्वेक्स मिरर में, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर दैट इज कॉन्वेक्स मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। और देखो ये लाइन जहां जिस पॉइंट से हम लोग को लग रहा है, देखो ये एफ तक पहुंची है क्या सारी लाइट? नहीं, एफ तक पहुंची नहीं है। लाइट आई मिरर से ही रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट आई मिरर से ही रिफ्लेक्ट हो गई, मगर जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो हमें ऐसा लग रहा है कि एफ से आ रही है। देखो ऐसा लग रहा है कि हमें एफ पॉइंट से आ रही है, मगर एक्चुअल में वो एफ से नहीं आ रही, वो तो मिरर से ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो जिस पॉइंट से लग रहा है, यहां पे देखो सारा रे कहां जा रही है? फोकस पे। यहां पर भी लग रहा है जो रे निकल के आई वो सारी एफ से ही निकल रही है, तो इसीलिए इस एफ को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सारी लाइट एफ से ही आ रही है, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा एफ इधर है और सी भी, अभी यार ये सर्कल इधर बनाएगा ना, सर्कल पीछे की तरफ बनाएगा तो सेंटर इधर ही होगा ना, सी। समझ में आया कि नहीं आया? सर्कल ऐसे बनाएगा पीछे की तरफ, तो सी भी यही होगा। तो इस कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में आर भी हमारा पॉजिटिव होता है, ये आर, और ये फोकल लेंथ भी हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो एक चीज समझ में आया, किसी क्वेश्चन में अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया और फोकल लेंथ दी हुई है तो हम लोग उसको प्लस लिखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर दिया है और फोकल लेंथ लिखी हुई है तो उस फोकल लेंथ के आगे माइनस अपने आप लगा लेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है? माइनस होते हैं। अगर आंसर में हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, मतलब वो मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर आंसर में जो आंसर हम लोग लिख रहे हैं उसमें अगर फोकल लेंथ हमारा निगेटिव आई, मतलब वो मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। ये चीज ध्यान रखना, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रब करें। यस सर। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में रिलेशन मिरर में होता है इसलिए लिख रहे हैं, लेंस में नहीं होता। लेंस में कोई रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन है मगर ऐसा f/2 वाला नहीं है। तो देखो बात करते हैं आगे। देखो फोकल लेंथ और इसका रिलेशन हम लोग कॉनकेव मिरर से भी निकाल सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेके निकालते हैं, डायरेक्ट तुम किसी भी लेंस को मिरर को लेके कर सकते हो। तो हम लोग कॉनकेव मिरर को लेके कर रहे हैं। ये हमारा ऐसे मान लो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, प्रिंसिपल फोकस है,
ठीक है, अब देखो क्या है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर मिरर पे, तो वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अरे तो प्रॉपर्टी है ना भाई, प्रॉपर्टी है कि नहीं होगा? सर्कल अगर रेडियस इस पे हमेशा 90 डिग्री होता है कि नहीं होता? सर्कल पे रेडियस हमेशा 90 डिग्री होता है, रेडियस हमेशा 90 डिग्री होता है, वही चीज है कि नहीं है ये? अबे यही चीज है, ऐसे कर लो। सी से जो नॉर्मल पड़ा वो 90 डिग्री, सी से नॉर्मल पड़ा जो 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रॉपर्टी है मैथ्स की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर हम लोग मिरर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री है, नॉर्मल होता है वो। ये जो लाइन है ये नॉर्मल है मिरर के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बढ़िया। अब क्या है, एक रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑब्वियस है वो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास की। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम लोग देखें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम लोग देखें तो क्या होगा? इंसिडेंट एंगल क्या होता है? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, आई, यही होगा। अरे यही होगा ना, आई। और सर आपकी रिफ्लेक्ट आवाज बीच बीच में कट रही है। अच्छा ठीक है, देखो इंसिडेंट एंगल क्या होगा? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। यहाँ पे नॉर्मल क्या है? ओसी नॉर्मल है कि नहीं है? यस ओसी नॉर्मल है ना, ओसी यस नॉर्मल सर। है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई हो गया, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आर हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अच्छा ये आई है तो ये भी आई होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल, ऊपर ऐसे आया, ये ऐसे है सी, और ये ऐसे आया, यहाँ पे ओ पॉइंट है। ये आई है, ये ए है, तो ये भी आई होगा कि नहीं होगा? ये आई तो ये भी आई। ठीक है, अल्टरनेट एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में, ओ ए और सीपी पैरेलल है कि नहीं है? तो ये आई तो ये भी आई। ठीक है, यस सर। अब देखो क्या है। इन ट्रायंगल सी एफ ओ, सी एफ ओ, इन ट्रायंगल सी एफ ओ, ये दोनों ट्रायंगल अगर ये ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं सी एफ ओ वाला ट्रायंगल, तो अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई शुड बी इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए, आई आर के बराबर होना चाहिए। तो इन सीएफओ आई आर के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, आई और आर दोनों एंगल बराबर है। तो ट्रायंगल सीएफओ आइसोसेलेस ट्रायंगल बना कि नहीं बना? ट्रायंगल सीएफओ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस और नो? यस अरे सर। आइसोसेलेस होता है ना जिसका दो एंगल ये और ये वाला एंगल बराबर हो, यहाँ पे आई हाँ और आर बराबर है ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देयरफॉर सी एफ लेंथ एफ ओ लेंथ के बराबर होना चाहिए, सी एफ लेंथ एफ ओ लेंथ के बराबर होगा। इफ एक assumption लेते हैं, इफ एपर्चर इज स्मॉल, एपर्चर स्मॉल हो, एपर्चर क्या होता है? M1 M2 बताया था उधर, M1 M2, एपर्चर बहुत छोटा हो अगर, इफ एपर्चर इज स्मॉल मतलब कैसा? देखो ऐसा, ये P पॉइंट है, ये C है, और जो O पॉइंट है ना वो बिल्कुल P के पास हो, O पॉइंट जो है वो बिल्कुल P के पास हो, O पॉइंट, तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा आएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ पे ये F होगा, है ना? ऐसे ही होगा। तो अगर O पॉइंट P के पास होगा तो एपर्चर छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एपर्चर खाली इतना बड़ा रह गया,
बस इतने बड़ा एपर्चर रह गया। ओ से पी अगर पास बिल्कुल हो जाए तो एपर्चर बहुत छोटा हो गया, और हम लोग यही एजम्पशन आगे हम लोग पूरे ऑप्टिक्स में देखोगे यही लेंगे, लेंस में भी ऐसा ही लेंगे। हम लोग हमेशा पोल के पास ही सारा रिफ्लेक्शन कराते हैं, ठीक है। डायग्राम में हम बड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, ओ को बहुत दूर दिखा रहे हैं, मगर रियलिटी में जितना भी रिफ्लेक्शन होता है वो सब पोल के पास ही पास होता है। मतलब ओ पॉइंट जो होगा ना बिल्कुल पी के पास होगा, ओ पॉइंट जो होगा बिल्कुल पी के पास होगा, पर उतना पास बनाएंगे तुम्हें कोई एंगल समझ ही नहीं आएगा, इसलिए ओ को हम लोग दूर बनाते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। अगर ओ पॉइंट बिल्कुल पी के पास है तो एपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इफ हो जाएगा। एपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर ओ पॉइंट बिल्कुल पी के पास होगा तो एफ पी शुड बी इक्वल टू एफ ओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर O पॉइंट P के बिल्कुल पास है तो FP और FO बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? FP और FO बिल्कुल बराबर हो जाएगा, हो यस जाएगा सर। बराबर, क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा है, क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा है। तो देयरफॉर ऐसे लिखोगे, इफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल देन FP इज इक्वल्स टू FO। FP किसके बराबर है? FO के, FO के, FO के बराबर। ये डायग्राम को रफ में तुम बना सकते हो, रफ में साइड में बना लेना, ठीक है। समझने के लिए एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में खाली ये लिखना जरूरत है तुम्हारे समझने के लिए। ओ पॉइंट बहुत पास हो जाए, एपर्चर बहुत छोटा हो जाए। अगर FP FO के बराबर है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? CF इक्वल्स टू FP, CF इक्वल्स टू FO था, FO इक्वल्स टू FP है, तो CF इक्वल्स टू FP हो गया। CF इक्वल्स टू FP, ध्यान दो, CF इक्वल्स टू FP means F is the center point of CP, yes or no? अगर CF FP के बराबर है तो F हमारा सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं CP का? अगर CF इक्वल्स टू FP है तो F हमारा सेंटर पॉइंट हो गया CP का, F हमारा यस सर, हो सेंटर गया। पॉइंट हो गया CP का, तो इसका यही मतलब है कि CP ऐसे ऐसे, इसका यही मतलब है कि FP इज इक्वल्स टू CP बाई 2। अगर F हमारा सेंटर पॉइंट हो गया तो FP इक्वल्स टू CP बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ? और FP हमारा है, व्हाट इज FP? FP हमारा है फोकल लेंथ माइनस F, ध्यान देना माइनस है। क्यों माइनस लिख रहे हैं? कॉनकेव उधर, इंसिडेंट रे इधर है, इंसिडेंट रे मेरी तरफ है, देखो AO कहां आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है फोकल लेंथ, और ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। CP कितना है? माइनस R, पुट करो दोनों, F इक्वल्स टू R बाई 2, ये रिलेशन आया। माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हुआ? कट गया, समझ में आया? फोकल लेंथ जो होता है प्रिंसिपल फोकस, वो सेंटर पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। जो प्रिंसिपल फोकस है, ये F जो है वो प्रिंसिपल फोकस है, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम रिलेशन आएगा। हम सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व के लिए यही सेम सॉल्यूशन होगा। डायग्राम खाली बना रहे, तुम लोग चाहो तो डायग्राम बना सकते हो। ये आया, ये है, ये हमारा फोकल लेंथ है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है। यहां पर जो रे ऐसे आई वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। और यहां से ये हमारा गया नॉर्मल, नॉर्मल ऐसा गया। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये आर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? आर। और ये पैरेलल है, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर का ओ ए पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो ये आई तो कॉन्जुगेट एंगल ये भी आई हो जाएगा, ये आई तो कॉन्जुगेट एंगल ये भी आई,
ये आर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, और आई और आर दोनों बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगेन सीएफओ विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो CF इक्वल्स टू FO, जैसा पिछले लिखे थे वही है, बस डायग्राम ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया? सेम वही डेरिवेशन है, बस डायग्राम ये हो जाएगा। यहाँ पे बस एक चीज तुम लोग को ध्यान रखना है कि PF जो है, PF ये प्लस F है, और PC जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो प्लस R है, माइनस नहीं है, इस तरफ है, और इधर ही एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना। तो ये डायग्राम बना सकते हो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला भी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों से प्रूव कर सकते हो। कॉनकेव से स्टार्ट करते हैं, और कॉनकेव से ही करेंगे, बाकी कॉन्वेक्स से भी तुम लोग कर सकते हो, बुक में मिल जाएगा। ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट ए बी। क्या होगा? ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आई, ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आई, और कहां से जाएगी, कहां से ट्रैवल करेगी? ये फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से, एफ से, प्रिंसिपल फोकस से ये पास की ऐसे, है ना। यस और सर। दूसरी रे, हम लोग देखो 2 3 4 ही तरह की रे बनाते हैं, एक पैरेलल वाली बनाते हैं, एक फोकस से पास करके जो पैरेलल जाती है वो, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाते हैं। तो एक क्या है, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ऐसे, ऑब्वियस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो यहाँ परपेंडिकुलर पड़ेगी, तो रिफ्लेक्ट भी इसी डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन से आएगी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ठीक है। तो ये दोनों लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे इंटरसेक्ट करती है वही इमेज बनती है। ध्यान देना, इमेज कहां बनती है? इंसिडेंट लाइट से इमेज नहीं बनती, इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड लाइट से, रिफ्लेक्टेड रे से। इंसिडेंट रे से इमेज नहीं बनती। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कौन सी है? ए से जो आ रही है, पॉइंट इसका दे दे अगर हम लोग, डी, डी डी, ए डी इज ए इंसिडेंट रे, और यहां पे क्या है तुम्हारा, यहां पे एन दे दो, ए एन इज एन इंसिडेंट रे, जो इधर आ रही जो इधर जा रही है, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वही ऑब्जेक्ट है। यस और नो? और रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट कौन सी हो रही है? जो ये जा रही है, ये नीचे की तरफ जो जा रही है, ये नीचे की तरफ जो जा रही है, ये वाली लाइट डी से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो नीचे की तरफ जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और इस वाली लाइन में रिफ्लेक्टेड कहां है? ए से डी की तरफ आ रही है, ए से एन की तरफ आ रही है, ए से एन की तरफ आ रही है इंसिडेंट रे, है ना, ए से एन की तरफ इंसिडेंट रे है। और जो रिफ्लेक्ट होके एन से ए की तरफ जा रही है, जो इधर से उधर जा रही है, वो रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड इधर से वापस उधर जा रही है, और ये रिफ्लेक्टेड नीचे आ रही है, दोनों इंटरसेक्ट यहां पे हो रही है। यस और नो? दोनों इंटरसेक्ट यहां पे हो रही है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट होती है वहां पे इमेज बनती है, ये बी डैश ए डैश। क्यों हमने उल्टा बनाया? क्योंकि इसके टिप से लाइट निकली है, रे निकली है, तो जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पे टिप ही बनेगा, तो टिप नीचे की तरफ बना, इसलिए नीचे है, ठीक है। और एक लाइट जो है, एक रे जो है वो ऐसे आएगी,
सीधा पोल से निकलेगी, पोल पे इंटरसेक्ट की और ऐसे करके वापस जाती। ठीक है, ये 3 रे तुम्हें बनाना है, एक पैरेलल वाली जो फोकस से जा रही है, चाहो तो वाली ना भी बनाओ तब भी चलेगा। 2 रे से मालूम चल जाता है इमेज कहाँ है, ये 2 रे से इमेज मालूम चल गई थी, मगर पोल वाला हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ट्रायंगल्स कुछ लेने हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो, अब दो, ध्यान देना, अब हम लोग ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों ट्रायंगल देख पा रहे हो कहां पे है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। इन दोनों में देखो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि देखो ये 90, इधर ये भी 90 है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तीनों एंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है, और तीनों एंगल सेम है तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा ऐसा लिखो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डैश साइड का रेशियो बराबर होता है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, यस और नो, सी बी डैश अपॉन सी बी, ये पहला इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल देखो हम लोग कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी समझ लो कौन सा है, ये वाला पूरा ए बी पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो ये है पूरा यहां से यहां तक, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी वाला ट्रायंगल ये वाला है, पूरा पोल तक जा रहा है पूरा, डैश लाइन ऐसा, ये दोनों में सिमिलर है, तीनों एंगल दोनों के बराबर है, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर है, आर सिमिलर ट्रायंगल, तो इनमें भी साइड का रेशियो बराबर होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी बी डैश अपॉन पी बी, पी बी डैश अपॉन पी बी, है ना? दोनों ट्रायंगल हमने कंपेयर किया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी सी बी डैश अपॉन सी बी के भी बराबर है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी पी बी डैश अपॉन पी बी के भी बराबर है, तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, CB dash upon CB is equals to PB dash upon PB, yes or no? अच्छा, ठीक है, ऐसा 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 लिखो, ऐसा लिखो, PB dash upon PB is equals to CB dash upon CB, इसकी वजह है, देखो CB dash को हम लोग PC माइनस PB dash लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऊपर देखो डायग्राम में, CB dash को, जो ये CB है, CB dash को PC माइनस PB dash लिख सकते हैं, ठीक है, और CB को PB माइनस PC लिख सकते हैं, PB माइनस PC लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबकी वैल्यू डाल, वैल्यू क्या है देखो, PB डैश हमारा है, ये PB डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज के डिस्टेंस हम लोग V से डिनोट करते हैं, PB क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, है ना, और PC क्या है, PC हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, सब पोल से, सारा पोल से मेजर हो रहा है, ठीक है, तो हमारा PB डैश हो जाएगा, PB डैश हमारा क्या हो जाएगा, माइनस V, देखो माइनस क्यों लगा, इंसिडेंट रे मेरी तरफ है और सारा डिस्टेंस उधर नाप रहे हैं, सारा डिस्टेंस उधर नाप रहे हैं, तो सब में माइनस है, ये ध्यान रखना, इसीलिए बोला माइनस प्लस का ध्यान रखना। PB डैश हमारा हो गया, PB कितना है, PB है माइनस U, और PC कितना है, माइनस R, सबकी वैल्यू पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, ऊपर वाले में, CB डैश अपॉन CB को हम लोगों ने ऐसा लिख लिया, तो इसको ऐसे कर लो, PB डैश है माइनस V,
पीबी है माइनस यू इज इक्वल टू पीसी माइनस पीबी डैश माइनस आर, और माइनस पीबी डैश ना प्लस वी हो जाएगा, और पीबी माइनस यू और पीसी प्लस आर हो जाएगा। ये हमारा बना कि नहीं इक्वेशन बना। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा यूवी माइनस वी आर इज इक्वल्स टू यू आर माइनस यूवी। क्या करो, इसको इधर कर लो और इसको इधर कर लो। यू आर ऐसा ऐसा इसको इधर करोगे तो हो जाएगा ये वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू 2uv। ये इक्वेशन बना है ना। इक्वेशन इसको थर्ड दे दो। अब ऊपर लिखते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, ऊपर लिखते हैं। डिवाइड इक्वेशन 3 बाई यूवीआर। यूवीआर से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 1/u यहां पे, प्लस ये हो जाएगा 1/v, और ये हो जाएगा 2/r। क्या हो जाएगा 2/r। और हम लोगों को पता है r इक्वल टू 2f होता है। अभी इक्वेशन रिलेशन हम लोगों ने देखा है, r इक्वल टू 2f पुट करोगे तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला डिराइव हो गया। समझ आया? अरे समझ आया? यस सर, यहाँ तक तो आ गया। हाँ ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, इसको अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से डिराइव करेंगे सेम फॉर्मूला आएगा, मगर एक चीज तुम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में हमेशा साइन देख के वैल्यू पुट करना है। अगर कोई मिरर में न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट इधर की तरफ लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो u की जगह ये ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर, तो u की जगह -25 सेंटीमीटर पुट करना, -25 करना, साइन के साथ पुट करना है, ध्यान देना। समझ आया? साइन के साथ पुट करना है। अगर ऑब्जेक्ट इधर बना है, इमेज इधर बन रही है 15 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू +15 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और ये कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ इधर ही बनेगी f, तो फोकस भी निगेटिव होगा। ठीक है, वो साइन के साथ वैल्यू को पुट करना है, साइन के साथ। ये ध्यान रखना, बच्चे प्लस माइनस में ही गलती करते हैं। जिधर फोकल लेंथ, इसलिए साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान में रखना। ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। यू जिस डायरेक्शन में बना हुआ है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है, उस तरफ है तो निगेटिव रखोगे, यहाँ पे इसको निगेटिव रखोगे। ये मत सोचना है कि सर हमने फॉर्मूले में तो डिराइव करते वक्त निगेटिव पॉजिटिव ले लिया है, अब क्या न्यूमेरिकल में भी वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव लेके करना है? बिल्कुल। न्यूमेरिकल में भी अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो माइनस के साथ रखोगे, यहाँ पे माइनस लिख के लिखोगे यहाँ पे, है ना, तब सॉल्व करोगे। चलो, ये मिरर फॉर्मूला डिराइव हो गया। कॉन्वेक्स से डिराइव करोगे सेम आएगा। ठीक है, आगे एक और चीज छोटी सी, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दो तरह की तरीके का होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वहां पे हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, मगर अभी जरूरत नहीं है। अभी तुम सिंपल पढ़ो लीनियर मैग्निफिकेशन फटाफट। ये एक तरह से लास्ट टॉपिक है मैग्नी। और देखो वो सब तो है ही, वो जो 10th वाला है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बनता है तो इमेज रियल होती है और वो इन्वर्टेड होती है, वो सब चीजें तुम लोग ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनती है ना। वो सब 10th वाला तो वो सब तो है ही, लीनियर मैग्निफिकेशन।
लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, सिंपल, एकदम सिंपल। लीनियर मतलब मैग्नीफाई कितना हुआ है, मैग्निफिकेशन मतलब कितना मैग्नीफाई हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जितना बड़ा है तो इमेज कितनी मैग्नीफाइड है ना, मतलब कितनी जूम इन या जूम आउट है, कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ये सिंपल है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल। मतलब एच डैश अपॉन एच होता है, यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, एच डैश अपॉन एच, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी होता है। देखो कैसे, क्या है, क्या मतलब है इसका, देखो ये सिंपल सिंपल सिंपल, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे आया पैरेलल वाला, और ये फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पास किया, ठीक है। दूसरी रे हम लोग कहां से ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, या पोल से ही चलो ले लो, ये पोल से आया, इंसिडेंट रे जहां इंटरसेक्ट की वो तो ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्टेड रे यहां पे इंटरसेक्ट की, ये हमारा बना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे होगा बी डैश, यहाँ पे होगा ए डैश। तो मैग्निफिकेशन मालूम है क्या है, इसकी हाइट h है और इसकी हाइट क्या है, h डैश है, h डैश अपॉन h हमारा मैग्निफिकेशन, h डैश अपॉन h, और h डैश अपॉन h क्या है, a डैश b डैश अपॉन ab, यस और नो, a डैश b डैश अपॉन ab हमारा मैग्निफिकेशन है। अब मैग्निफिकेशन हमारी दो तीन तरीके से होती है, ठीक है। देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बहुत डिफरेंस है। जो सिनेमा हॉल में हम लोग जो मूवी देखते हैं पर्दे पे, वो कौन सी इमेज होती है, प्रोजेक्टर तो पीछे होता है, प्रोजेक्टर पीछे होता है, आगे पर्दे पे जो इमेज दिखती है वो कौन सी इमेज है, वो कौन सी इमेज है, वो रियल इमेज होती है। ध्यान रखो, ये इमेज यहाँ पे बन रही है, मिरर के बाहर बन रही है, यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन या पर्दा अगर होता तो इसी पर्दे के ऊपर बनती वो इमेज, यस और नो। तो रियल इमेज को, ये ध्यान रखना, रियल इमेज को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, रियल इमेज कैन बी शोन, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे वो उतर सकती है, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज नहीं उतरती, क्यों, वर्चुअल तो मिरर के अंदर बनती है, प्लेन मिरर में भी बताया था, मिरर के अंदर बनती है, तो उसको पर्दे पे कैसे उतारोगे, नहीं उतरेगी वो, समझ में आया। ये रियल इमेज है, रियल इमेज। अच्छा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, देखो उल्टी होती है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, इसलिए लिखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो कॉनकेव मिरर में दो केस बनाते हैं हम लोग, ये पहला केस है, ये डायग्राम बना लेना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में पहला केस, जब इमेज हमारी हो रियल एंड इन्वर्टेड, यही डायग्राम है, जब रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो देखो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बना है और इमेज ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट नीचे इमेज ऊपर, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो माइनस एच डैश अपॉन एच होगा। क्यों माइनस एच डैश अपॉन एच हो गया, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम बताया था ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, साइन कन्वेंशन, माइनस एच डैश अपॉन एच, माइनस एच डैश अपॉन एच। ये रियल एंड इन्वर्टेड में हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव, है कि नहीं, निगेटिव, माइनस साइन आया कि नहीं आया, मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, मैग्निफिकेशन लेस देन जीरो होता है ना, निगेटिव होता है, मैग्निफिकेशन निगेटिव है, एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को एक चीज ध्यान दो, देखो यहाँ पे इसी के नीचे तुम लोग कहीं लिख लेना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल पीबी डैश अपॉन पीबी होगा, होगा कि नहीं होगा, पीबी डैश अपॉन पीबी, तो यहाँ पे पीबी डैश हो जाएगा माइनस वी, है ना, उस तरफ है, और पीबी हो जाएगा माइनस यू, माइनस माइनस कटा, वी बाई यू भी है, v बाई यू भी है, मैग्निफिकेशन हमारी निगेटिव है, माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v बाई यू, ये रियल एंड इन्वर्टेड के लिए है। अच्छा, कॉनकेव मिरर में
ये लिख लिया, इसको रब करें? यस सर, कर दीजिए। ठीक है, चलो नीचे बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर में हमारी वर्चुअल इमेज ही बनती है। वर्चुअल कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के पास और अंदर हो। यहां पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो ये ऐसे जाएगा कुछ, ये करके फोकल लेंथ से पार करेगा, है ना, और दूसरा जाएगा पोल से। तो अब बताओ, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, ये वाली, और इधर जो फोकस से जा रही है ये वाली, ये दोनों कभी आगे इंटरसेक्ट करेगी क्या? नहीं करेगी, कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इमेज कहां से बनेगी? रिफ्लेक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करती है वही इमेज बनती है, ध्यान देना। इंसिडेंट रे जहां इंटरसेक्ट करती है वो ऑब्जेक्ट बनता है। इंसिडेंट रे है ऊपर वाली दोनों, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्टेड रे है नीचे वाली, ये जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर बनेगी ही नहीं। रियली में ये कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, इसलिए कभी इमेज बनेगी ही नहीं रियल में। तो हम लोग क्या करेंगे? मजबूरी मजबूरी मजबूरी, मतलब हम लोग इसको पीछे ड्रॉ करेंगे। पीछे ड्रॉ करेंगे तो देखो यहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है ये। रियल में कर रही क्या? नहीं, रियल में तो नहीं कर रही है। हम लोग पीछे ड्रॉ कर रहे हैं, पीछे ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पे जाके बन रही है ना। ये यहां पे इंटरसेक्ट की, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हम लोग पीछे की तरफ वर्चुअली बनाए हैं, और जहां पे इंटरसेक्ट की वहां पे ऑब्जेक्ट बना दिया। ये ए बी था और ये पी था, तो ये ए डैश बी डैश बना, और ये इमेज बनी वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनी? वर्चुअल, रियल नहीं है वो, रियल में तो इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं। ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर बनती है, मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ये फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है रियल इमेज। जब आगे बन रही है तो पर्दे पे उतार सकते हो, यहाँ पर्दा लगा दो, स्क्रीन लगा दो, उस पे इमेज बन जाएगी। ये तो मिरर के अंदर बन रही है, वहां कहाँ स्क्रीन लगाओगे? मिरर के अंदर घुस जाओगे क्या? नहीं, वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। इसीलिए जो सिनेमा हॉल है वो सारी इमेज, जो प्रोजेक्टर से इमेज बनती है वो सारी रियल इमेज होती है, तभी तो स्क्रीन पे उतरती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये वर्चुअल इमेज है। अच्छा, वर्चुअल इमेज सीधी है कि उल्टी है? सीधी है, इसलिए इरेक्ट। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। जब ये ऊपर की तरफ ही बनी तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? दोनों ऊपर है, एच डैश और ये एच, दोनों ऊपर, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। और एच डैश अपॉन एच मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मतलब ये वी और ये यू, है ना। तो v पॉजिटिव है मगर u हमारा निगेटिव है। यहाँ पे ध्यान दिए, u हमारा निगेटिव है, उस तरफ है, और ये मेरी तरफ है। समझ में आया? ये v हमारा पॉजिटिव है, u निगेटिव है, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, मैं हमेशा पॉजिटिव निगेटिव हम लोग इसको देखेंगे, इसको मत देखना, इसको नहीं देखना है, हमेशा इसको देखना है, क्योंकि डेफिनेशन यही है, एच डैश अपॉन एच ही डेफिनेशन है। ये तो हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल से फॉर्मूला निकाला है। समझ में आया? मैग्निफिकेशन सिर्फ यही है, एच डैश अपॉन एच। वो अगर निगेटिव हुआ तो मैग्निफिकेशन निगेटिव, वो अगर पॉजिटिव हुआ तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। समझ में आया? एच डैश और एच को देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। निगेटिव पॉजिटिव मतलब कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी हो सकती है। समझ आया? चलो आज यहीं तक करते हैं, इसमें थोड़ा सा बचा है 5-10 मिनट का। नेक्स्ट क्लास तुम लोगों की इसी के जस्ट आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कुछ और चीजें हैं वो पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग सीधे रिफ्लेक्शन के बाद सीधे रिफ्रैक्शन पे जाएंगे, ठीक है? सेकंड चैप्टर रिफ्रैक्शन पे जाएंगे, ये रिफ्लेक्शन पहला चैप्टर था। समझ आया? आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।